हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी ग्रेट एंड ग्रैंड गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। और केमिस्ट्री पढ़ाना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। स्पेशली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी आती है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। कितने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के बीच में हमारा गला ख़राब हो गया। कितने दिनों तक बीच में हमने क्लासेस नहीं ली। खैर, फिर से हम हाजिर हैं। बातें चल रही है हमारी अमीन्स चैप्टर पर। और पिछले क्लास में हम लोगों ने अमीन्स के बेसिक नेचर को और अमीन्स को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम लोग अमीन्स के रिएक्शंस के ऊपर थोड़ी बातें करेंगे। तो देखो, ये जो अमीन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो बेस की तरह से वर्क कर सकता है। तो अमीन्स अच्छे खासे बेसिक होते हैं। नाइट्रोजन काफ़ी आसानी से लोन पेयर डोनेट करने को तैयार हो जाता है, स्पेशली अगर कोई उसके लोन पेयर को पकड़े नहीं हुआ है तो लोन पेयर फ्री है, किसी तरह के किसी रेजोनेंस वगैरह में कहीं इधर उधर फालतू जगह पर बिजी नहीं है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बहुत ही आसानी से डोनेट करता है और ये अच्छा खासा बेस होता है। तो अमीन्स जो है वो बेस की तरह से काम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो अमीन्स जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी काम कर सकते हैं। यही इनके दो तरह के रिएक्शन है, इन्हीं के अंदर चल करके हम लोगों को ढेर सारी बातें करनी है। पहला कि अमीन्स बेस की तरह से काम कर सकते हैं और दूसरा ये अमीन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर सकते हैं। बेस की तरह से इनके एक्शन को देखा जाए, सपोज अपने पास कोई एसिड है HA जो कि टूटेगा तो H+ देगा और A- देगा। तो जैसे तुम लोग जानते हो ना, अमोनिया है और इसके साथ H+ जोड़ दिया जाए तो अमोनिया और H+ मिलकर क्या बनाते हैं, NH4+ आयन, अमोनियम आयन। वैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा और H+ को अपने साथ मिला लेगा तो RNH3+। जैसे ये NH3 से NH4+ हो गया, वैसे NH2 से NH3+ हो जाएगा। तो और ये A- जो भी एनायन है वो इसी के साथ चिपका देना। तो इस तरह से ये हुआ बेस, ये हुआ एसिड, इसने H+ दिया, इसने H+ लिया और दोनों ने मिलकर के एक सॉल्ट बना डाला। जैसे इसको तुम कहते हो अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके अगर एक एल्किल ग्रुप लगा दिया जाए तो तुम यहां पर पहुंच जाओगे, तो इसको तुम बोलोगे एल्किल। जैसे मिथाइल ग्रुप लगा है तो मिथाइल अमोनियम, इथाइल लगा है तो इथाइल अमोनियम, प्रोपाइल लगा है तो प्रोपाइल अमोनियम। ठीक, अमोनियम और अमोनियम में से एक हाइड्रोजन हटाकर एल्किल लगा दिया तो यहां पहुंच गए, तो अमोनियम से एल्किल अमोनियम, तो एल्किल अमोनियम आयन। इस पार्ट को ना फिर जो भी आयन रहेगा, जैसे यहाँ पर इसका नाम लिखोगे, HCl के साथ रिएक्शन कराया है तो H+ इसमें से निकाल कर इसको दे दो, ये हो गया एल्किल अमोनियम आयन। और उसके बाद क्लोराइड, तो इसका नाम तुम जैसे लिखोगे तो एल्किल अमोनियम क्लोराइड करके इसका नाम लिखा जा सकता है। तो बस बेसिक नेचर पर इतना ही। रिएक्शन साइज न्यूक्लियोफाइल्स की तरह से अमीन्स बिहेव कर सकते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करें। तो देखो, इसके पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा। हम लोग एसिल क्लोराइड्स के बारे में जानते हैं कि क्लोरीन को न्यूक्लियोफाइल से डिस्प्लेस किया जा सकता है, तो क्लोरीन यहाँ से निकलने को तैयार है, अपना लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। और फिर यहाँ से एक H हटाओगे, यहाँ से क्लोरीन हटाओगे, बैलेंस करना चाहो तो HCl लिख करके रिएक्शन को बैलेंस करो और बात खत्म। सेम वे सल्फोनिल क्लोराइड है, तब भी इस क्लोरीन को आसानी से यहाँ से डिस्प्लेस किया जा सकता है न्यूक्लियोफाइल के जरिए। जो अमीन है, नाइट्रोजन है, वो अपना लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर रिएक्शन करेगा, क्लोरीन निकला, यहाँ से बाद में एक हाइड्रोजन हटाओगे, दोनों को मिला करके तुम चाहो तो ऐसे HCl लिख करके रिएक्शन बैलेंस कर दो। कोई एल्किल क्लोराइड है, यहाँ से क्लोरीन का हटाना आसान है, यहाँ से क्लोरीन का हटाना आसान है, यहाँ से क्लोरीन को हटाना थोड़ा मुश्किल है, राइट। रीजन क्या है, लेट अस डिस्कस दैट। जैसे सपोज तुम्हारे पास एसिल क्लोराइड है, COCl, तो न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो वो इस क्लोरीन को अभी नहीं देख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल C+O को देख रहा है। C+O में पाई बॉन्ड होता है, जल्दी से टूटेगा, ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, तो पाई बॉन्ड हमेशा आसानी से टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड आसानी से टूटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अभी कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन तभी न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर रिएक्शन कर लिया। रिजल्ट क्या मिला,
RCO पर माइनस, न्यूक्लियोफाइल एंड क्लोरीन। अब यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबल बॉन्ड दोबारा बनाएगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और ऐसा करने के बाद मिलेगा RCONU, और क्लोरीन जो है वो बाहर चला गया। तो C डबल बॉन्ड O भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। यहां पर ऊपर जिस तरह से हमने रिएक्शन समझाया, अगर तुम पीछे के क्लासेस नहीं जानते हो, स्पेशली तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स वाले लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि क्लोरीन सीधे सीधे हट जाएगा, लेकिन ध्यान देना क्लोरीन सीधे सीधे नहीं हटेगा। C डबल बॉन्ड O का भी इन्वॉल्वेशन होता है, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया मैकेनिज्म में, कि पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया, न्यूक्लियोफाइल को लाकर तुमने यहाँ पर जोड़ा, ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन तुम रिटर्न करते हो, डबल बॉन्ड वापस बनाते हो, तब क्लोरीन निकलता है। तो इस C डबल बॉन्ड O के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर कोई C डबल बॉन्ड O नहीं है, सीधे सीधे नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पर रिएक्शन करेगा और सीधे सीधे क्लोरीन को निकलना है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो ध्यान देना, एसिल क्लोराइड में से इस क्लोरीन को हटाना आसान है, सल्फोनिल क्लोराइड में से भी क्लोरीन को हटाना बेहद आसान है। इनफैक्ट इसकी तुलना में यहां से क्लोरीन हटाना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड O है। लेकिन यहां से क्लोरीन हटाना ये भी आसान ही होता है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में मुश्किल है। एल्किल क्लोराइड भी आसानी से रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा मुश्किल है। तो अमीन का नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरफ से रिएक्शन करेगा, इस क्लोरीन को, इस क्लोरीन को, इस क्लोरीन को, सारे क्लोरीन्स को डिस्प्लेस करके नाइट्रोजन जाकर के एल्किल ग्रुप से या फिर सल्फोनिल ग्रुप से या फिर एसिल ग्रुप से बॉन्ड बना करके रिएक्शन को पूरा करेगा। तो इन सभी रिएक्शन में जो हमारा अमीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करता चला जा रहा है। तो जहां जहां न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होगी वहां पर अमीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने कि न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल्स यूज कर सकते हैं। तो इन सभी जगहों पर अमीन्स का इस्तेमाल न्यूक्लियोफाइल की तरह से किया जा सकता है, राइट। चलो, हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, इसमें भी अमीन, ये हमने एक अमीन चुना है, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में लिया है, अमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा, जाएगा इसके साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, आयोडीन पर माइनस, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा, और ये रिएक्शन बार बार होता जाएगा। और फाइनली तुम देखोगे कि इस नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 मिथाइल ग्रुप और इधर एक चौथा एल्किल ग्रुप भी है। नाइट्रोजन कुल मिलाकर के 4 एल्किल ग्रुप्स के साथ, एक एल्किल ग्रुप जो पहले से है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना होगा। 3-4 स्टेप्स का रिएक्शन है ये। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसने लोन पेयर डोनेट किया, मिथाइल के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, आयोडीन निकल गया, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दो तुम, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। और ऐसा करने के बाद अब तुम्हारे हाथ में क्या आएगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल, तीनों में से एक बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दो, नाइट्रोजन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म, इलेक्ट्रॉन पाया, पॉजिटिव चार्ज खत्म, नाइट्रोजन हुआ न्यूट्रल, फिर से इसके पास लोन पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर डोनेट करके दोबारा फिर से मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इसने लोन पेयर डोनेट किया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, आयोडीन निकल गया, और जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, साथ ही साथ इसने मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाया, तो 1 मिथाइल 2 मिथाइल, एक मिथाइल जो पहले से था वो तो है ही, एक और नए मिथाइल के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, और फिर से पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया, और फिर से नाइट्रोजन न्यूट्रल हुआ, इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास लोन पेयर आ गया, और ये दोबारा फिर से मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, एक बार फिर से मिथाइल के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन निकल जाएगा, तो फाइनली रिएक्शन यहाँ पर आकर के रुकेगा। अब चूंकि नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं है कि हम H को निकाल करके नाइट्रोजन को न्यूट्रल बना सके, सो रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा। तो मिथाइल आयोडाइड के एक्सेस के साथ रिएक्शन कराते गए तो क्या मिला, ये मिला। ध्यान से अगर तुम समझो तो तुम समझोगे कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 बार तो रिएक्शन होगा ही होगा, साथ ही साथ लोन पेयर है इसलिए 3 बार रिएक्शन होगा, तो दोनों हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस करना ही है, 2 मिथाइल लगाना ही लगाना है, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से एक एक्स्ट्रा मिथाइल भी लगेगा, और कुल मिलाकर के यहां से तुम यहां पहुंच जाओगे। और ये क्या है, ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट तुम कहते हो, या फिर अमोनियम
ये अमोनियम हो गया और आयोडाइड उसके साथ लगा है तो सॉल्ट। जैसे वो अभी पीछे हम लोगों ने देखा था ना कि नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो तुम उसको अमोनियम आयन कहते हैं। और इसमें 1 2 3 और ये भी एक एल्किल ग्रुप है, 4 एल्किल ग्रुप्स लगे, इसीलिए क्वाटरनरी। 3 बार लगा रहता तो टर्शियरी, 2 बार लगा रहता है तो सेकेंडरी, 1 बार होता तो प्राइमरी, 4 बार है तो क्वाटरनरी। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तुम कह सकते हो इसको, राइट। तो इस मेथड को हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, एग्जॉस्टिव मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक होता है तब तक करते चले जाओ। तो मिथाइल आयोडाइड के साथ बार बार रिपीटेड रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे जितने हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा मिथाइल ग्रुप यहां पर लगेगा। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 3 बार मिथाइल ग्रुप लगेगा, ठीक। इसी तरह से उसी चीज को फिर से हमने समराइज कर दिया है, कुछ खास नहीं है ये, कि 2 बार हाइड्रोजन है तो 3 बार मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल को देखा जाए, इसमें 1 हाइड्रोजन सिर्फ है तो हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस होगा ही होगा, साथ ही साथ इसके पास लोन पेयर होता है। तो 1 हाइड्रोजन है तो 2 बार मिथाइल ग्रुप लगेगा। हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराओगे तो हाइड्रोजन 1 है और मिथाइल ग्रुप जो है 2 बार आकर के इसके साथ कनेक्ट होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, फिर से देखो, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, NH है, 1 हाइड्रोजन है, ये तो डिस्प्लेस होगा ही होगा, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप भी आता है। ऊपर हम लोगों ने देखा ही है कैसे कैसे आता है। तो 1 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर 2 बार मिथाइलेशन होगा और एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होगा तो तब तक मिथाइलेशन होता जाएगा जब तक नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए और सारे के सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस ना हो जाए। तो सारे के सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देना है, साथ ही साथ तब तक रिएक्शन होगा जब तक कि नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाता है, राइट। चलो हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद हाफमैन एलिमिनेशन। हालांकि इस रिएक्शन को हम लोगों ने पहले भी, जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड्स में, तो वहाँ पर इस चीज़ को हमने वहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा हिंट तुम्हें दिया जा सकता है। एल्किल हैलाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन है, अल्कोहलिक के OH के साथ या किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हो तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन या फिर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो अगर ये वाला H और ये वाला क्लोरीन बाहर निकला तो यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये प्रोडक्ट, और ये वाला H और ये वाला क्लोरीन बाहर निकला तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, जो मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है वो मेजर, जो लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है वो माइनर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, और जब अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है तो जो मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है वो माइनर और जो लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है वो मेजर। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि नाइट्रोजन के साथ इस तरह से अल्किल 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 जोड़ते चले जाओ, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये पार्ट एक लिविंग ग्रुप की तरह से काम करता है, इट्स अ पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन भी क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। क्लोरीन क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। तो जब अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा तो जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन खराब लिविंग ग्रुप रहेगा तो जो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स में क्या होता है, ये ग्रुप यहाँ से निकल करके भाग जाना चाहता है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं भाग पाता है, खराब लिविंग ग्रुप है, तो इस बार जो है जो हमारा लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है और इस रिएक्शन को हम लोग हाफमैन एलिमिनेशन के अंडर में रखते हैं, राइट। तो हाफमैन, सर्जेफ एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, अगर तुम नहीं जानते हो तो देन गो बैक। फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम। अमीन्स का रिएक्शन HNO2 से करा दिया जाए तो डायजोनियम बनता है। अमीन्स का रिएक्शन HNO2 से करा दिया जाए तो डायजोनियम बनता है। अब 2 तरह के अमीन्स, यहां पर एल्किल ग्रुप लगा दो, यहां पर एरिल ग्रुप लगा दो। तो एरिल ग्रुप के साथ अमीन रहे चाहे एल्किल ग्रुप के साथ अमीन रहे, दोनों ही सिचुएशन में ये अमीन्स डायजोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। इसके मैकेनिज्म पर हम लोग अभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि एल्किल ग्रुप के साथ डायजोनियम बहुत ही अनस्टेबल होता है, जबकि एरिल ग्रुप के साथ जब डायजोनियम बनेगा तो ये थोड़ा स्टेबल होता है। स्पेशली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में हम लोग इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम लोग एरोमेटिक न्यूक्लियस के ऊपर रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर डायजोनियम की बातें हमने डिटेल में करी थी।
तो ये बातें यहाँ पर कम जरूरी है, लेकिन फिर भी चीज़ों को फ्लो में बनाए रखने के लिए हम लोग इस पर भी बात कर ले रहे हैं कि अमीन और HNO2 मिलकर के डायजोनियम बनाते हैं। अमीन और HNO2 मिलकर के डायजोनियम बनाते हैं। एल्किल से बनने वाला डायजोनियम कम स्टेबल, एरिल से बनने वाला डायजोनियम ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि डायजोनियम ग्रुप और एरोमेटिक रिंग के बीच में रेजोनेंस हो जाता है। मैकेनिज्म रिएक्शन का देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि HNO2 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब इसको तुम बनाकर पहले से नहीं रख सकते, जब बनाना होता है तुरंत बनाते हैं, तुरंत इस्तेमाल करते हैं। NaNO2 का एक्वा सोल्यूशन लिया, HCl का एक्वा सोल्यूशन लिया, दोनों को मिला दिया तो HNO2 बना। और ये HNO2 क्या करेगा, टूटेगा। अगर सीधे सीधे टूट जाता तो NO पर प्लस और OH पर माइनस आता, लेकिन एसिडिक मीडियम में टूटता है तो यहाँ से OH माइनस मिला, यहाँ से NO प्लस मिला, OH माइनस और H प्लस को आपस में जोड़ करके H2O बना देना, और NO प्लस यहाँ से बाहर निकला। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। अमीन के पास लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी, अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या करेगा, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अब आगे करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इस H को और इस O को निकाल देंगे। H2O को बाहर निकाला और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, और ये है डायजोनियम का स्ट्रक्चर। तो कैसे डायजोनियम बना, HNO2 के टूटने से NO प्लस बना। NO प्लस जो है अमीन से रिएक्शन करके कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर जिसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकालने के लिए देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स तोड़ने, मतलब हमें 4 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो हम उसके अंदर नहीं जा रहे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते जाते हो, सारी चीज़ें अपने से करते चले जाओगे। हमारे ज़्यादा बताने से केवल लेंदी होगा और आएगा कुछ नहीं। तो पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से निकाला, जो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टेप्स जानते हो, उन स्टेप्स को अप्लाई करके सोच सकते हो कैसे कैसे निकाला। नहीं भी सोच सकते हो तो फिलहाल लेट अस कीप इट सिंपल कि 2 H और 1 O को मिलाकर के H2O निकाल दिया, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, ताकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट वगैरह जो है वो कंप्लीट कर सके हम। और जो नाइट्रोजन 4 बार बॉन्ड बनाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, हम लोग पहले से जानते हैं। तो इस तरह से अमीन से डायजोनियम बन गया। और ध्यान देना कि डायजोनियम जो है एल्किल वाला रहेगा तो अनस्टेबल, और एरिल वाला रहेगा तो स्टेबल। ठीक, इस पर अभी हम लोग और आगे बातें करेंगे। फिलहाल अमीन से डायजोनियम कैसे बनाते हैं वो बताया। कार्बिल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है, अच्छा ऊपर एक बात कहना भूल गए कि डायजोनियम भी जो है प्राइमरी अमीन्स के साथ ही बनता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के साथ डायजोनियम नहीं बनेगा ना। प्राइमरी अमीन ही केवल डायजोनियम बना सकता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को तुम डायजोनियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस पर आगे अभी और बातें होने वाली है, लेकिन फिलहाल एक बार कह भी दिया। कार्बिल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही प्यारा सा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हम करते क्या है, हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करोगे तो प्राइमरी अमीन जो है वो आइसोसाइनाइड में बदल जाता है। N तो है ही है, N के साथ कहीं से एक C आ जाएगा और ये NC हो जाएगा। ध्यान दो, N तो है ही, N के साथ एक C आ जाएगा तो NC हो जाएगा। CN होता है तो तुम कहते हो साइनाइड, CN होता है तो तुम कहते हो साइनाइड, और जब NC होता है तो तुम कहते हो आइसोसाइनाइड, या फिर इसी को तुम कार्बिल अमीन भी कहते हो। तो यहां पर आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमीन बनेगा और इसका स्मेल बहुत खराब होता है। तो जैसे ही बनेगा अपने खराब स्मेल की वजह से ये पहचान लिया जाता है। तो अगर तुम्हें किसी कंपाउंड पर संदेह है कि ये प्राइमरी अमीन है तो क्या करो, उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिलाओ, थोड़ा सा अल्कोहलिक KOH मिलाओ और धीरे धीरे हीट करना शुरू करो। थोड़ी देर में अगर बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब हाँ वो कंपाउंड प्राइमरी अमीन है, और बैड स्मेल आना शुरू नहीं हुआ मतलब वो प्राइमरी अमीन नहीं होगा। और ध्यान देना, चाहे एलिफैटिक प्राइमरी अमीन हो, प्रोपाइल ग्रुप NH2, या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो, बेंजीन रिंग उसके साथ NH2, ये दोनों ही अमीन्स इस टेस्ट को देते हैं। तो इसके साथ क्लोरोफॉर्म KOH मिलाओ, हीट करो, इसके साथ क्लोरोफॉर्म KOH मिलाओ, हीट करो। दोनों ही सिचुएशन में नाइट्रोजन तो है ही है, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन आ जाएगा NC, मतलब आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमीन विद बैड स्मेल। नाइट्रोजन तो है ही, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन NC, आइसोसाइनाइड, बैड स्मेल। तो बैड स्मेल की वजह से पहचानोगे कि हाँ टेस्ट सक्सेसफुल रहा। बैड स्मेल नहीं आता है मतलब टेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, और इसका मतलब ये होगा कि जो अमीन है वो प्राइमरी अमीन नहीं होगा। तो प्राइमरी अमीन होगा तो ये टेस्ट पक्का देगा। मैकेनिज्म में आते हैं रिएक्शन के। क्लोरोफॉर्म, थोड़ा स्ट्रक्चर गलत बना दिया है, सही से बना लेते हैं। क्लोरोफॉर्म
CHCl3, 3 क्लोरीन है, इसमें से एक H निकालो, एक क्लोरीन निकालो। HCl को बाहर निकालने के लिए KOH का इस्तेमाल करेंगे। KOH और HCl आपस में रिएक्शन करके KCl और वाटर बना लेंगे और कार्बन के साथ बचेंगे सिर्फ 2 क्लोरीन। तो कार्बन के साथ 2 क्लोरीन बचे, बना डाइक्लोरोकार्बीन, इसे डाइक्लोरोकार्बीन कहते हो। ठीक, कार्बन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो एक लोन पेयर बचा रहेगा। और कार्बन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर के इसके अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जब हम लोग फिनॉल्स के साथ रीमर टीमान रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी ये चीज़ आया था कि डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पर भी हमने एक बार फिर से बताया तुम्हें कि डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है। कार्बन किसको कहते हैं? तो जब भी कार्बन 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, न तो पॉजिटिव चार्ज न तो नेगेटिव चार्ज, तो हम कहते हैं ये कार्बीन होगा। तो कार्बन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ये कार्बीन है। तो 2 बार क्लोरीन लगा है तो डाइक्लोरोकार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये पहुंचा अमीन के पास, तो डाइक्लोरोकार्बन एंड अमीन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसने लोन पेयर डोनेट किया। लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पर प्लस और कार्बन पर माइनस, और साथ ही दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो वो रहा ये। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, नाइट्रोजन पर प्लस, कार्बन ने लोन पेयर लिया, कार्बन पर माइनस, और इसने इसके साथ लोन पेयर डोनेट करके किया क्या? तो एक बॉन्ड बनाया। अब क्या करना है? इसमें से देखो ये HCl को बाहर निकालो। कैसे निकालोगे? KOH। HCl को जब भी बाहर निकालना है कोई ना कोई बेस मेरे को चाहिए। ध्यान देना, कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि HCl या HBr कुछ ऐसा बाहर निकालना है तो मोस्टली हमें एक बेस की जरूरत होगी। तो HCl को बाहर निकालना है, मेरे को एक बेस चाहिए। HCl को एक बार इधर से भी बाहर निकालो, एक बार और बेस चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल KOH का खर्च होगा और 2 मॉलिक्यूल HCl का बाहर निकलेगा। ये KOH और HCl मिलाकर के 2 KCl और 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। जब HCl निकला तो एक बॉन्ड बीच में बनेगा, HCl निकला तो एक और बॉन्ड बीच में बनेगा, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन पर प्लस और कार्बन पर माइनस। तो इस वे में आइसोसाइनाइड बन करके मैकेनिज्म वाइज तैयार हो गया। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फिर से देखते हैं ना। क्लोरोफॉर्म, HCl निकाला, कैसे निकालोगे? तो HCl को निकालने के लिए KOH चाहिए। HCl एंड KOH दे मेक KCl एंड वाटर, और कार्बन के साथ 2 क्लोरीन बचे रहेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन। इसमें कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो अमीन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, इसने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पर प्लस, इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो इस पर माइनस, और इसमें से फिर से HCl और HCl निकाल दो। कैसे निकालोगे? 2 बार KOH खर्च करना पड़ेगा। तो बीच में इधर एक बॉन्ड बनाओ, इधर एक बॉन्ड बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एंड दैट्स ऑल। इस तरह से आसानी से जो है आइसोसाइनाइड हम लोग मैकेनिज्म के जरिए भी बना सकते हैं ना। मैकेनिज्म को हम कई बार तुम्हारे लिए थोड़ा अपनी तरह से लिख देते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि गलत लिख देते हैं, हम अपनी तरह से लिख देते हैं ताकि तुम अच्छे से पहले एक बार किसी तरह से समझ लो, बाकी फिर बड़ी बड़ी बातें होती रहेंगी। तो कई बार मैकेनिज्म्स में हम खुद का टच दे देते हैं ताकि तुम चीज़ों को आसानी से समझ सको। सो बैलेंस्ड इक्वेशन कभी कभी लिखने को कहा जाता है। तो अमीन है CHCl3, और देखो 3 बार क्लोरीन निकालना है तो 3 बार KOH चाहिए। 3 बार क्लोरीन को निकालना है तो 3 बार KOH, राइट। और सारा क्लोरीन HCl के फॉर्म में कह दो निकला तो वो KOH के साथ रिएक्शन करके KCl और वाटर बना ले जाएगा। और नाइट्रोजन का क्या होना है? तो वो N तो है ही, ये वाला C उसी मिला ले जाकर के जोड़ दोगे तो N और C मिला करके NC बना लेंगे। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। 1 मोल अमीन, 1 मोल क्लोरोफॉर्म, 3 मोल KOH मिलकर के 1 मोल आइसोसाइनाइड, 3 मोल KCl और 3 मोल वाटर का बनाते हैं। सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स बाय हिंजबर्ग मेथड। तो पिछले क्लास में जब हम लोग अमीन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो मोस्टली ये हो सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का मिक्सचर हमको मिल जाता है। तो जो भी हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन रहे, चाहे जहां से भी बना, सपोज हमारे पास एक प्राइमरी अमीन, एक सेकेंडरी अमीन, एक टर्शियरी अमीन का मिक्सचर है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन का मिक्सचर है, और इस मिक्सचर से इन तीनों को सेपरेट करना है, तीनों को अलग अलग करना है। कैसे करेंगे? हिंजबर्ग मेथड पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोग SO2Cl बेंजीन रिंग के साथ SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर अगर हमारी मर्जी हो तो इसमें पीछे एक मिथाइल ग्रुप भी यहाँ जोड़ सकते हैं, फिर ये टॉलुइन सल्फोनिक क्लोराइड हो जाएगा। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मिल जाए उसी का इस्तेमाल कर लो। तो कह दो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तुम जानते हो ये क्लोरीन आसानी से हटाया जा सकता है, और
ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेकर के आएगा, आकर के यहीं पर रिएक्शन करेगा, क्लोरीन को हटा सकता है, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर लेकर के आएगा और इस क्लोरीन को हटा सकता है। ये थोड़ा गलत लिख दिया है ना, R3N। तो प्राइमरी अमीन में क्या है, दो हाइड्रोजन है, दोनों में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे, जब नाइट्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो H हटा देना। इसमें भी एक हाइड्रोजन है, जब नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करके यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो H को हटा देना। लेकिन इसमें क्या है, तुम H को हटा नहीं पाओगे, कोई H नहीं है हटाने के लिए, तो इसका और इसका कोई रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, secondary amine reacts with benzene sulfonyl chloride but tertiary amine does not react with benzene sulfonyl chloride। इसके साथ रिएक्शन वो नहीं कर पाता है। तो जब ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो देखो एच सच ये पड़ा हुआ है, ये रिएक्शन इसके साथ करेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वो बना दिया है। दो एल्किल ग्रुप है वो भी लगा दिए हैं, एच को तो हटाना पड़ेगा, एच को हटा दिया है। इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बनाना है, बना दिया है। एक H बचा रहेगा, बचा लिया है। एक एल्किल ग्रुप है वो भी लगा दिया है। तो ये सल्फोनामाइड कहा जाएगा। ठीक, अगर ये S ऐसा होता SOONH2 तो तुम कहते हो सल्फोनामाइड। ठीक, फिर इन दोनों H में से, ये दोनों जो H है, इन दोनों H को हटाकर इनके बदले एल्किल ग्रुप लगा सकते हो। तो अभी ये क्या है, प्राइमरी सल्फोनामाइड कहा जाएगा। प्राइमरी सल्फोनामाइड। जब इसमें से एक H हटा दोगे तो सेकेंडरी सल्फोनामाइड, एक और H हटा दोगे टर्शियरी सल्फोनामाइड। H हटाकर उसके बदले में एल्किल ग्रुप जोड़ देना। तो अगर इसमें कंपैरिजन करो तो SONH2 की तुलना में यहाँ पर क्या है, सॉरी SO2NH2 की तुलना में क्या है, यहाँ पर NH है। एक H को हटाकर उसके बदले एल्किल लगा दिया है। इसके बीच में तुलना करो तो दोनों H को हटाकर दो एल्किल लगा दिया है। तो ये एक सेकेंडरी सल्फोनामाइड है, एक टर्शियरी सल्फोनामाइड है। नाम याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कठिन। अगर तुम यहाँ तक फ्लो में पढ़ते पढ़ते चले आए हो तो अब जरूर तुमको चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही होंगी और तुम इन चीज़ों को बहुत आसानी से सुनते ही याद कर ले जाओगे। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। ओके, देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि हाइड्रोजन निकालोगे तो नाइट्रोजन पर माइनस का चार्ज आएगा और वो माइनस का चार्ज दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइज कर सकता है। तो ये एसिडिक है। एसिडिक होने का मतलब ये एक्वस NaOH में या किसी दूसरे एल्कली में, किसी दूसरे बेस में ये डिसॉल्व कर जाएगा। इसमें ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो हुआ क्या एक बार फिर से ऊपर से समझते हैं। प्राइमरी अमीन ने इसके साथ रिएक्शन किया, ये बनाया। सेकेंडरी अमीन ने इसके साथ रिएक्शन किया, ये बनाया। टर्शियरी अमीन ने इसके साथ रिएक्शन नहीं किया। और ये जो रिएक्टेंट का मिक्सचर था, 1 2 3 तीनों का मिक्सचर है ना, इन तीनों के मिक्सचर से क्या हुआ तुम्हें, अब एक प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिल गया। अब इन तीनों का मिक्सचर है। इन तीनों का मिक्सचर में ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है तो ये वोलाटाइल है। इसमें पीछे बड़ा सा ग्रुप तुमने जोड़ दिया तो मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी बढ़ गया है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से अभी ये वोलाटाइल नहीं होगा, ये वोलाटाइल है। बॉयल करोगे वेपर बन के अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो तीनों में से एक तो अपने आप बाहर निकल गया। कैसे बाहर निकल गया, जस्ट बॉयल इट, मिक्सचर को बॉयल करो। इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी से वेपर बनाएगा और जल्दी से बाहर निकल जाएगा। पीछे बचे ये दोनों, इन दोनों में से ये NaOH में सॉल्यूबल है, ये नहीं है। तो इस बचे हुए मिक्सचर को NaOH के साथ मिला दोगे तो क्या होगा, एक घुल जाएगा, एक नहीं घुलेगा। तो जो घुल गया और जो नहीं घुला दोनों अलग हो गए। फिल्टर करो, सेपरेट कर लो एक दूसरे से, इन दोनों को सेपरेट कर लो। जब एक घुल गया एक नहीं घुला तो दोनों को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद क्या करना है, हमको इसका वापस हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। मतलब ये जो बॉन्ड बनाया है ये फिर से तोड़ना पड़ेगा, ये जो बॉन्ड बनाया है फिर से तोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें अमीन को सेपरेट करना था, हमें इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना था। तो हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए बल्कि हमें ये चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, जो सल्फोनामाइड है उसका हाइड्रोलिसिस कर दो। इसको एक्वस NaOH एक्वस KOH के साथ हीट करो। हीट करोगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, कह दो हाइड्रोलिसिस में तुमने पानी इस्तेमाल किया। केवल पानी से काम नहीं चलेगा, बेसिक मीडियम एंड हीट अप्लाई करोगे। पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, H पर प्लस OH पर माइनस, H ले जाकर N में जोड़ देना, OH ले जाकर S में जोड़ देना, तो ये सल्फोनिक एसिड हो जाएगा और ये अमीन फ्री हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस कर देंगे और हाइड्रोलिसिस करके पानी के साथ बेसिक मीडियम में अच्छे से हीट किया, हाइड्रोलिसिस होगा और ये अमीन तुम्हारा वापस फिर से फ्री हो जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग हिंजबर्ग मेथड बोलते हैं और इसकी मदद से हम लोग आसानी से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी
तीनों अमीन्स के मिक्सचर से उनको सेपरेट कर सकते हैं, राइट। और कुछ दैट्स ऑल, ठीक। इस क्लास हमको लगता है छोटा ही रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर भी हमें थोड़ी बातें करनी है, उसको हम इसी क्लास में खिचड़ी नहीं पकाएंगे। एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर बातें हमारी अगले क्लास में होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।